हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वर्टिबिलिटी को समझेंगे। देखिए, जब भी हमारे देश के लोग बाहर के देशों से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करना होता है और ऑब्वियस सी बात है कि ये पेमेंट हमें रुपीज़ में नहीं बल्कि एक फ़ॉरेन करेंसी में करना होगा। मान के चलते हैं कि हमें ये पेमेंट डॉलर्स में करना है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रुपीज़ में बैंक को पे करते हैं और बैंक इस अमाउंट को डॉलर्स में कन्वर्ट करके उस कंपनी को पे करता है जिससे हम लोगों ने मशीन्स खरीदी थी। इसका मतलब ये कि किसी भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में हमें अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है और इसी को कहा जाता है कन्वर्जन। अब देखने वाली बात यह है कि जब भी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या इस तरह के कन्वर्जन के ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट है या नहीं। अगर करेंसी कन्वर्जन के ऊपर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी करेंसी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो इस तरह के कन्वर्जन को कहा जाता है फुल कन्वर्टिबिलिटी। लेकिन अगर करेंसी कन्वर्जन के ऊपर कुछ लिमिटेशन है, कहने का मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी है कि अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो इस तरह के कन्वर्जन को कहा जाता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। सीधे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि फुल कन्वर्टिबिलिटी के केस में किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। आप कितनी भी करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। आप एक लिमिट से ज़्यादा करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। और ये चीज़ सिर्फ इंपोर्ट के केस में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के केस में भी लागू होती है। जब भी हम भारत से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले जो पेमेंट हमें मिलता है वो फॉरेन करेंसी में मिलता है और बैंक्स उस अमाउंट को कन्वर्ट करके रुपीज़ की फॉर्म में हमारे अकाउंट में उसे शो करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कन्वर्जन का प्रिंसिपल है ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों केसेस में वर्क करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारे देश में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई है, जबकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ही अलाउ की गई है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये चीज़ हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ते हुए ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि करंट अकाउंट के अंदर सर्विसेज और गुड्स रिलेटेड ट्रेड्स से होने वाली इनकम को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड और रेमिटेंसेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एफडीआई, एफपीआई जैसे इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स जैसे कि एक्सटर्नल लैंडिंग और एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इन सब को कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। तो जब भी आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो करेंट अकाउंट में है या फिर कैपिटल अकाउंट में। उसी के बेस पर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फुल कन्वर्टिबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है या फिर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं। ये एक करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है और इसके लिए आपको कितनी भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत हो, आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बैंक को रुपीज़ में पे कर सकते हैं और ये पेमेंट फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करके बैंक उस कंपनी को पे कर देगा जिससे आप ये कार खरीदने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक कार नहीं बल्कि एक कार की कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो ये पार्ट हुआ कैपिटल अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट के ऊपर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है। तो आपको देखना होगा कि जब भी आप बाहर के किसी देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो किस लिमिट तक आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट उस लिमिट से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप करेंसी को कन्वर्ट करा पाएंगे। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने फुल कन्वर्टिबिलिटी और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है, लेकिन अभी ये समझना बाकी है कि हमारे देश में सिर्फ करंट अकाउंट के लिए ही फुल कन्वर्टिबिलिटी क्यों अलाउ की गई है, कैपिटल अकाउंट के लिए क्यों नहीं की गई है। एक्चुअली बात यह है कि 1994 से पहले तक तो भारत में करंट अकाउंट के लिए भी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ही थी, लेकिन आईएमएफ द्वारा इम्पोज कंडीशंस के चलते भारत को 1994 में करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करनी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि भारत ने करंट अकाउंट में भी जो फुल कन्वर्टिबिलिटी की थी ये मजबूरी में की थी, और मजबूरी ये थी कि 1991 में भारत सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था। ऐसे में भारत ने असिस्टेंस के लिए आईएमएफ को अप्रोच किया और आईएमएफ ने भारत को इस बीओपी क्राइसिस से उभरने के लिए एक बेल आउट पैकेज दिया। बट इस बेल आउट पैकेज के साथ भारत के ऊपर कई सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशंस भी इम्पोज की गई थी। इन्हीं में से एक कंडीशन ये थी कि भारत को अपने करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करनी होगी। तो अब हम इस बात को समझ पा रहे होंगे कि भारत ने करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी क्यों अलाउ की। बट अब क्वेश्चन ये है कि भारत कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्यों रखे रहना चाहता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी करने में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली बात यह है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में अचानक से बहुत सारा पैसा आए या फिर चला जाए,
ये दोनों ही स्थिति एक इकोनॉमी के लिए घातक होती हैं और इस तरह के सडन शॉक्स से डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए ही भारत कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक इकोनॉमी में कैपिटल इनफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए या अचानक से कैपिटल आउटफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट के इन्वेस्टमेंट्स में से एक कंपोनेंट एफडीआई को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अचानक से बहुत सारा एफडीआई आने लगा और ये एफडीआई मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है। तो इसका पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि हमारे देश की जो करेंसी है वो बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट करने लगेगी और अगर हमारी करेंसी बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट करने लगेगी तो हमारे देश के ऐसे बिजनेस जो एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं वो बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल करने लगेंगे। और क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं वो मोस्टली कुछ रीजन्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, खासकर बड़ी सिटीज़ में। ऐसे में अगर कुछ ही जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ लगातार खुलने लग जाएंगी तो वहाँ का जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा। कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं और इसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि इस रीजन के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो ये तो कुछ चैलेंजेस हैं ही, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो जितनी स्पीड से आता है वो उससे दुगनी स्पीड से चला भी जाता है। तो अगर भारत सरकार इसके ऊपर अगर कोई इंटरवेंशन ना लगाए तो सोच के देखो कि अगर इन्वेस्टमेंट एक साथ चला भी गया तो फिर क्या स्थिति होगी। जिन प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे वो अचानक से नीचे गिरने लग जाएंगे। हो सकता है कि जिस रीजन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से उभर रहा था सरकार उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रही हो जिसमें बहुत सारा पैसा लगा है और क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट चला गया तो वापस से स्थिति ठप हो जाएगी। तो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वेस्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कैपिटल अकाउंट के ऊपर कन्वर्टिबिलिटी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं है कि हमारी सरकार फुल कन्वर्टिबिलिटी के खिलाफ है। सरकार 1997 और 2006 तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टिबल कर पाएँ। एक्चुअली इन दोनों कमेटीज़ ने इस चीज़ को रिकमेंड किया है कि अगर हम हमारे देश में एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम्स लेकर आएँ, रेगुलेशंस को थोड़ा और मजबूत करें और मैक्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी पर ध्यान दें तो आने वाले समय में हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टिबल की ओर ले जा सकते हैं। आरबीआई भी इन दोनों कमेटीज़ की रिकमेंडेशन से एग्री कर दी है और इन दोनों कमेटीज़ की रिकमेंडेशन पर काम कर रही है। तो ये थी डिटेल्स कन्वर्टिबिलिटी की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।